हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। तो आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 15। और ये आपके सेमेस्टर का अंतिम पेपर है। आपको मालूम है सेमेस्टर 6 का अंतिम मेजर पेपर 15 है। इसके बाद सेमेस्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा, आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। सेमेस्टर 7 में जाने का मन करेगा तो ठीक है, नहीं जाने का मन करेगा तो आप एग्जिट ले सकते हैं। और रात को एक वीडियो आएगा इसके संबंध में, ठीक है, कि एग्जिट कैसे लें। चलिए मैं थोड़ा सा फेस दिखाता हूँ तब आपको। अरे भाई चलिए, ये एक मिनट। तो देखिए, सेमेस्टर 6 का रिजल्ट कैसे आएगा, आप एग्जिट कर सकते हैं या नहीं, इसके संबंध में आज रात को मैं एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। उसको आप देख लीजिएगा। हो सकता है आप ये वीडियो बाद में देखें, तो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, आप थोड़ा सा हिस्ट्री जाके चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। उसमें मैं एग्जिट के बारे में भी बताऊँगा। और दो यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपका ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और बीबीएम के धनबाद, इन दोनों में एग्जिट का ऑप्शन भी आ चुका है, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए, तो हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 15 में क्या पढ़ना है, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट एक ऑनर्स पेपर होता है। अक्सर लोग पीजी में रूरल डेवलपमेंट बहुत से लोग करते हैं। चलिए, तो रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास, इसमें आपका स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स, फिर है आपका रूरल गवर्नेंस यानी कि ग्रामीण शासन, फिर है एग्रीकल्चर इन रूरल इंडिया यानी कि भारत में ग्रामीण भारत में कृषि, फिर पढ़ना है डेमोग्राफी इन रूरल इंडिया यानी कि अ, ग्रामीण भारत में जनांकिकी या जनसंख्या, ठीक है। देखते हैं तो एक एक करके। सबसे पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। 40 पेज का पीडीएफ है, सारा पीडीएफ आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, ज़्यादा आज नहीं बोलूँगा, अंतिम वीडियो है। तो ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा क्या है, व्हाट इज रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र कहाँ किसे कहते हैं हम लोग। आपको बोला जाता है, क्या बोला जाता है एग्जाम में, कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा, ग्रामीण क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ पे रोजगार के थोड़ा कम साधन रहता है, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व भी थोड़ा कम रहता है, मतलब शहर के मुकाबले कम लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। आजीविका कृषि पर आधारित होती है, कृषि पशुपालन, ठीक है। और टेक्नोलॉजी थोड़ा कम रहता है, ट्रांसपोर्ट से थोड़ा दूर रहता है, यही सब ग्रामीण का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, मेन बेस ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित होती है, आपको मालूम है जैसा कि। नेक्स्ट, अगला जाता है, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक विशेषता बताइए, वन फीचर ऑफ इंडियन रूरल इकोनॉमी। तो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होती है। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है, कृषि पे। और आपको मालूम भी है कि भारत के मैक्सिमम लोग कृषि पर आश्रित है। नेक्स्ट, ग्रामीण समाज की संरचना कैसी होती है, नेचर ऑफ रूरल सोशल स्ट्रक्चर। तो ग्रामीण समाज की जो संरचना है, ग्रामीण समाज की संरचना परंपरागत एवं जाति आधारित होती है, ठीक है। परंपरागत होती है और जाति पे आधारित होती है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन का एक उदाहरण दीजिए। जो रूरल एरिया होता है ग्रामीण क्षेत्र, उसमें प्राकृतिक संसाधन नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उसका एक एग्जांपल देना है। तो ग्रामीण एरिया में बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि भूमि ग्रामीण क्षेत्रों का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा लकड़ी होता है, ठीक। इसके अलावा आप बोल सकते हैं पशुपालन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन वो भी है पशुपालन, ठीक है। कोयला होता है, वो भी प्राकृतिक संसाधन है, हालांकि कोयला का आम आदमी यूज नहीं कर पाता है, मतलब वो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ठीक है। तो जनरली आप यही सब बोलिएगा, कृषि हो गया यानी कि पेड़ पौधे, ठीक, पशुपालन। नेक्स्ट, आपका ये जो रूरल इकोनॉमिक्स है ना, आप पूरा का गांव का ही अपना माइंड सेट रखिएगा और ये पेपर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ग्रामीण शासन का अर्थ क्या है, ग्रामीण शासन मीनिंग ऑफ रूरल गवर्नेंस, मतलब कि गांव को चलाने में किन किन शासन का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया ग्रामीण शासन कराती है, जिसमें मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, गांव में एक सरपंच होता है या मुखिया होती है, ठीक है। बस यही सब बताना है। नेक्स्ट, पंचायती राज कितने स्तरों में होती है। तो आपको मालूम है पंचायती राज 3 स्तरों में है, कौन कौन बता दीजिए भाई साहब। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ लिख के। 3 को स्तर है, पहला है जिला स्तर, ठीक, जिला। दूसरा कौन सा है, ब्लॉक।
किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जिला, ब्लॉक और पंचायत। जिला में आ जाता है आपका जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। ब्लॉक में कौन आ जाता है? पंचायत समिति, पंचायत समिति आप लिख लीजिएगा। और गांव में या पंचायत में बोलिएगा तो ग्राम पंचायत होता है। क्या होता है? ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। तो जिला लेवल में होता है कौन? जिला परिषद। ब्लॉक लेवल पे होता है पंचायत समिति, और ग्रामीण लेवल पे या पंचायत लेवल पे होता है कहाँ पे? तो ग्राम पंचायत, ठीक है। ये 3 गो लेवल होता है। तो ग्राम पंचायत गांव के शासन को संभालने का सबसे छोटी इकाई है, जिसमें वार्ड, मुखिया, ठीक है, सरपंच, पंचायत समिति, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत का सबसे प्रमुख कार्य है पंचायती स्थानीय विकास कार्यों को देखना, जैसे गांव में बिजली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना, ठीक है, गांव को साफ रखना, ठीक है, अगर गांव में कुछ विवाद होता है तो उसका निपटारा करना, यही सब बताना है, ठीक है। मुखिया बनिएगा जी, मुखिया। ए मुखिया, चलिए। जगीरा, जगीरा और मुखिया वाला डायलॉग तो आप सुने ही होंगे ना। नेक्स्ट, विकेंद्रीकृत शासन का एक लाभ बताइए। विकेंद्रीकृत मतलब क्या होता है मालूम है? जो पावर है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट में बांटा गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण मतलब बंटवारा करना, शक्ति का बंटवारा करना। तो इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है। विकेंद्रीकरण शासन मतलब शासन का, यानी कि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। 3 बॉडी में बांटा गया है गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, और एक जिला लेवल पे होता है जिला प्रशासक। तो 3 गवर्नमेंट में बांटा गया है गवर्नमेंट को। इसी को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। केंद्र जो है ये, इसको 3 भाग में बांट दिया, इसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। फिर ब्लॉक लेवल, फिर पंचायत। चलिए मैं आपको आज हायरार्की बताता हूँ, ठीक है। और पहले इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हायरार्की बताएंगे, क्योंकि देखिए मैं पढ़ाने से ज़्यादा समझाने पे फोकस करता हूँ। विकेंद्रीकृत शासन का एक लाभ बताइए। क्या लाभ है विकेंद्रीकृत? तो इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। अगर हम शासन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे तो स्थानीय लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो हर एक आदमी थोड़ी ना दिल्ली जाके पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट होगा तो हर एक गाँव का आदमी नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर जिला स्तर रहेगा, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे रहेगा, फिर पंचायत लेवल का रहेगा, तो हर एक गाँव का आदमी भी जा सकता है अपने पंचायत को। समझ रहे हैं ना? हाँ। नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्त यानी कि माइक्रो फाइनेंस का उद्देश्य क्या है? तो गरीब वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये क्या है माइक्रो फाइनेंस, कैसे करती है? तो माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है, ठीक है, जो आपको महिला समिति जैसा रहता है ना, उसी तरह से बाहर से आके लोन देते हैं आपको। आपने देखा होगा महिला समिति को बाहर से आके लोन देता है, तो वही आपका माइक्रो फाइनेंस। आपने नाम सुना होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बैंक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है। वो आपको लोन प्रोवाइड कराती है, लेकिन लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी मैंने एक बात बताया था महिला समिति, ठीक है, स्वयं सहायता समूह SHG, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना, खास तौर पे महिलाओं का या परिवार का या गांव का। उदाहरण दे सकते हैं कि गांव में अगर किसी का शादी होती है, सपोज दैट, रियलिटी बता रहा हूँ, मेरी बहन का शादी हुआ, ठीक है, तो पैसा नहीं था, तो महिला समिति से 5 लाख लोन लिए, ठीक, और खेत वगैरह बंधा है, अभी भी बंधा है खेत वगैरह। तो इन सभी को जुगाड़ करके फिर सिस्टर का शादी हुआ। अगर जनरली गांव में यही होता है कि अगर बाप पैसा जमा करके नहीं रखा है ना, तो खेत बंधा दो और महिला समिति से लोन लो। ठीक है, और मैं अपना पढ़ाई अपने पैसे से करता हूँ, घर में बाकी देता हूँ। तो मैं एक रियल एग्जांपल दिया अपना खुद का कि महिला समिति क्या करती है, ग्रामीण विकास में मदद करती है। किसी को बिजनेस सेटअप करना है, मेरा दोस्त एक खोला है कपड़ा दुकान, तो वो भी लिया है 2 लाख रुपया लोन महिला समिति से, ठीक। अभी हम लोग भी लोन भर रहे हैं। मैं यूट्यूब से इनकम जितना भी हो रहा है ना, घर में भी देता हूँ ताकि महिला समिति का लोन जाए कंप्लीट, जल्दी जल्दी उसको पूरा कर दें। तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, नहीं यार, अभी हम लोग का खेत बंधा है, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो महिला समिति इस तरह से रहता है। भारत में
कृषि का जीडीपी में योगदान क्या है? तो भारत में कृषि का जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आत्मनिर्वाह कृषि क्या है? जो जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है, वह कृषि जिसमें उत्पादन केवल उपभोग हेतु की जाती है, मतलब कम मात्रा में उत्पादन होता है, ज़्यादा धान नहीं होता है। मान लीजिए 2 काठ हुआ, 3 काठ हुआ। काठ मतलब समझते हैं ना? एगो खांची रहता है, खांची मतलब समझते हैं? खांची रहता है, खांची में 40 पहला धान आता है। पहला समझते हैं ना जी? और नहीं समझते तो बता देता हूँ, चावल नापने का एक इकाई रहता है पहला, शेर, पाए, ठीक है। तो हम लोग तो तेली हैं, तो हमको तो बहुत अच्छे से नॉलेज है इस सब का, क्योंकि मेरे फादर तेल बेचते थे तो सब नॉलेज है, ठीक है। तो 40 पहला का एक होता है, ठीक है, 40 पहला का एक होता है खांची, उसी को काठ बोलते हैं। अब मान लीजिए किसी खेत में 40 काठ धान हो गया, ठीक है, तो वो तो बहुत बड़ा खेत हो गया, डाभर इसको बोलते हैं। जनरली 10 काठ धान होगा, मतलब कि 400 किलो धान होगा, तो ये 400 किलो अगर पिसवाएंगे तो मुश्किल से 200 या 300 किलो निकलेगा, ठीक है। 200 से 300 किलो खखरी निकलेगा, भूसा निकलेगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें इतना कम मात्रा में केवल अपना ही जीवन यापन हो पाएगा, हम बेच नहीं पाएंगे। तो उसी को बोलते हैं आत्मनिर्वाह कृषि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे यार, इंग्लिश वाला वर्ड हमको भी पढ़ना है। व्हाट इज सबसिस्टेंस, ठीक है, सबसिस्टेंस, ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, ये वर्ड हम भी नोट डाउन करेंगे। सबसिस्टेंस फार्मिंग, आत्मनिर्वाह, ठीक है। तो कोई पूछेगा कितना कमा रहा है? बस सबसिस्टेंस जितना। अब वो समझ नहीं पाएगा ना। सबसिस्टेंस दैट मीन्स आत्मनिर्वाह, मतलब जीवन यापन करने योग्य। चलिए नेक्स्ट। तो समझ गए कि उतना ही उत्पादन करना जिससे कि मेरा परिवार चल पाता है, इतना नहीं कि हम बेचने के लायक हो, ठीक है। अगर आपका फिर बेचने लायक है तो वो आत्मनिर्वाह नहीं, फिर वो तो बड़ा कृषि आप आ जाएंगे, ठीक है। सीमांत किसान किसे कहते हैं? तो हु आर मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर जिनके पास 1 हेक्टर से कम भूमि होती है, ठीक है, सीमांत किसान। परंतु ये आत्मनिर्वाह कृषि से बड़ा होता है, आत्मनिर्वाह कृषि से बड़ा होता है सीमांत किसान, ठीक है। 1 हेक्टर से कम भूमि, जैसे कि 1 हेक्टर मतलब 100 अच्छा 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़। मेरे पास तो 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है यार, 35 डिसमिल हम लोग का ज़मीनें है, ठीक है। तो 35 डिसमिल ज़मीन है। देखिए, 1 डिसमिल होता है सबसे छोटी इकाई, 1 डिसमिल, ठीक। लगभग मान के चलिए ना 20 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा 1 डिसमिल। 1 डिसमिल अगर 100 डिसमिल हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 एकड़। क्या बोलते हैं? 1 एकड़, ठीक। और जब 100 एकड़ हो जाएगा तो उसको बोलते हैं 1 हेक्टेयर। 100 एकड़ हो जाएगा 100 एकड़, ठीक, एकड़, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टर जमीन बहुत बड़ा किसान यार, सीमांत किसान बहुत बड़ा होता है, जिसको हम लोग जहाँ जाने माने बोलते हैं कि बाप रे इसका बहुत ज़मीन है, ज़मींदार बोलते हैं उसको, ठीक है, जिसके पास 1 हेक्टर का अपना ज़मीन रहता है, ठीक है। तो सीमांत किसान समझ गए, जिसके पास 1 हेक्टर से कम की भूमि हो। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है भूमि सुधार का अर्थ क्या है? अच्छा, कहीं कहीं पे इसको जो है ना हेक्टर ना बोल के क्या बोला जाता है मालूम है? बिगहा बोला जाता है, बीघा, ठीक है। 1 बीघा जमीन, बाप रे 1 बीघा जमीन सही में बता रहा हूँ, बहुत बड़ा जमीन है 1 बीघा। भूमि सुधार का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, मतलब कि भूमि के न्याय संगत वितरण से संबंधित सुधार को भूमि सुधार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है सहकारी विपणन का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव मार्केटिंग, किसानों को उचित मूल्य पर दिलाना, ठीक है। सहकारी विपणन मतलब किसानों को उचित मूल्य पर दिलाना। क्या दिलाना? किसानों को उचित मूल्य दिलाना उनके फसल के एवज में, ठीक है, फसल बिक्री के बदले उनको उचित मूल्य दिलाना, उसी को सहकारी विपणन कहते हैं, कॉरपोरेटिव मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को आसानी से लोन मिल जाता है, आसानी से ऋण मिल जाता है, इसी को केसीसी बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, ओके। नाबार्ड का पूरा नाम बताइए? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में है नेशनल एग्रीकल्चर, एक मिनट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर, सॉरी, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, क्या था यार, फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
नेशनल, हाँ अरे सॉरी, यहाँ से होता है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एन ए से हो जाएगा नेशनल, ठीक है, बी से हो जाएगा बैंक, ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, डी से डेवलपमेंट। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ठीक, एंड रूरल डेवलपमेंट, ये है इसका। आगे देख लेते हैं। और इसको पूरा इस तरह से बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नाबार्ड एक बैंक है जो किसानों के ऋण देने के लिए बनाया गया था। नाबार्ड को शायद छठी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार थी आई थिंक। ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? तो ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं? गांव क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, ये कोई लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रामीण जनसंख्या किसे कहते हैं, तो जो लोग गांव में निवास करते हैं उसको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं, जो लोग शहर में निवास करते हैं उसको नगरीय जनसंख्या कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रूरल और अर्बन बोला जाता है, ठीक है। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। लिंग अनुपात का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ सेक्स रेशियो, मतलब कि प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है। भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक लिंग अनुपात पाया जाता है केरल में। सबसे अधिक लिंग अनुपात मतलब कि वहाँ पे जो है केरल में पुरुषों की संख्या कम है, 1000 पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, शायद 1006 ना कितना है जी वहाँ पे महिलाएं, 1000 पुरुष है और महिलाओं की संख्या पुरुषों से भी ज़्यादा है। जबकि हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है, वहाँ पे 1000 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या इस तरह से है 768 है महिलाएं, ठीक है। 768 महिलाएं हैं तो इतना पुरुष नहीं है, तो इतना पुरुष कहाँ से आएगा? फिर दूसरे राज्य से लिया जाए। ठीक है, नहीं तो कुंवारे रहेंगे लड़के। चलिए, तो महिलाओं की संख्या क्या है? कम है। कंपेरेटिवली हमारे झारखंड में भी महिलाएं कम हैं पुरुषों के मुकाबले, मतलब प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को ही लिंग अनुपात कहा जाता है, ठीक। चलिए, और जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ओके। ग्रामीण साक्षरता दर कम होने का एक कारण बताइए। शिक्षा की सुविधा की कमी है, शिक्षा की सुविधा की कमी है, जिसके कारण जब गांव का लड़का थोड़ा पढ़ लिख लेता है चाहे लड़की, तो वो शहर भाग जाता है, फिर अमीर बन जाता है तो वो शहर में रह जाता है, जस्ट लाइक मी। ठीक है, मैं इस साल पीजी अपना गांव से ही कंप्लीट किया, लेकिन बीएड करने में शहर आ गया, ठीक है, रांची आ गया हूँ। मैं बोकारो का निवासी हूँ मूल रूप से, लेकिन अभी जो है रांची में निवास कर रहा हूँ। तो ये क्या है? मेरा प्रवास हो गया। प्रवास मतलब जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, प्रवास इंग्लिश में बोलते हैं माइग्रेशन या माइग्रेशन, ठीक है। प्रवास मतलब जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बस जाता है तो उसको प्रवास बोलते हैं। प्रवास दो तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। हो सकता है आप कुछ साल के लिए गए हों, ठीक है, हो सकता है आप लाइफ टाइम के लिए चले गए हों, तो ये होता है। उसके अलावा प्रवास जो होता है वो 30 तरह से होता है। एक अपने राज्य के अंदर प्रवास होता है, ठीक, अंतर्राज्यीय प्रवास बोलते हैं। एक होता है पारदेशिक प्रवास या अंतर्राष्ट्रीय, एक राज्य के अंदर एक दूसरे राज्य में, जैसे कि मैं बोकारो से रांची है तो ये मेरे राज्य के ही अंदर का प्रवास है। दूसरा है जब हम दूसरे राज्य में जाके बसते हैं, ठीक है, इंटर स्टेट, ठीक, इन स्टेट, इंटर स्टेट, और एक होता है इंटर नेशनल, जब हम एक राष्ट्र को छोड़ के दूसरे राष्ट्र में जाके बसते हैं, मतलब एक देश को छोड़ के दूसरे देश में जाके बसते हैं। जैसे मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, भारत का, और मैं चले जाऊँगा स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड में जाके रहूँगा। ठीक है, ब्रुंडी चला जाऊँगा, रसिया चला जाऊँगा, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रवास के प्रकार। चलिए ये सब जान लीजिएगा। ग्रामीण गरीबी का अर्थ क्या है? मीनिंग ऑफ रूरल पॉवर्टी। तो ग्रामीण गरीबी, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव। ग्रामीण गरीबी मतलब न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव। न्यूनतम जीवन स्तर कहने का अर्थ है कि बेसिक सुविधाएं ना मिलना। जैसे गांव में बाथरूम नहीं होता है, मालूम है ना आपको, नहाने का रूम नहीं होता है, तो बाथरूम मेरा भी नहीं है यार, मैं भी जाता था फील्ड में, समझ रहे हैं ना, खेत में जाता था। तो अभी अभी तो बन रहा है हम लोग का। तो ये बेसिक सुविधाएं नहीं होती है गांव में। नहाने के लिए तालाब जाते हैं, हालांकि बोरिंग वगैरह मिल गया है लगभग सभी के घर में, फिर भी नहाने के लिए तालाब जाते हैं, ठीक है, बांध।
ग्रामीण बेरोजगारी क्या है, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की इच्छा होते हुए भी काम न मिलना। गांव का व्यक्ति चाहता है कि मेरे गांव में ही आसपास काम लग जाए ना तो अच्छा रहेगा, घर के साथ फैमिली के साथ रहेंगे, ठीक है, लेकिन काम नहीं मिलता, जिस कारण वह व्यक्ति रांची जाता है। मेरे पिताजी खुद रांची आके मजदूरी करते हैं, ठीक है, पेंट पुट्टी का काम करते हैं। तो फिर कुछ दिन काम करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर कुछ दिन काम करेंगे, घर जाएंगे, इस तरह चलता है। मेरे दादाजी भी करते थे, ठीक है। तो इस तरह से या मेरे गांव में मैक्सिमम लोग रांची ही आते हैं काम करने, कोई हैदराबाद जाता है, कोई बेंगलोर जाता है। मेरा भाई तमिलनाडु गया था काम करने, फिर अभी आया है, ठीक है। तो ग्रामीण रोजगार बढ़ाने की एक सरकारी योजना का नाम लिखिए, तो महात्मा गांधी नेशनल, अब ये जो मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। मनरेगा 100 दिनों की काम की गारंटी देता है लोगों को, और अकाउंट में पैसा आता है, ठीक है। तो मनरेगा का नाम बदल दिया गया, अब हो गया VB, ठीक है, VB जी राम जी, जी राम जी, ये मनरेगा का नाम बदल के रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा के बारे में समझ लीजिए, ठीक है, सब कुछ समझा रहा हूँ आपको। तो मनरेगा एक ग्रामीण योजना है जहाँ पे लोगों को रोजगार दिया जाता है। पहले जो मनरेगा था, मैं फेस दिखा के बात करता हूँ, ज़्यादा इंटरेक्टिव लगे ना। तो पहले जो मनरेगा था उसमें जितना भी पैसा आता, सपोज डेट 5 करोड़ रुपया आया, 5 करोड़ में मालूम है सब पूरा पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन अब क्या है कि अगर पैसा आता है तो 60% जो है, 60% पैसा कौन देगी, आपका 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% पैसा जो है ये देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। अब ऐसा रूल आ गया है, VB जी राम जी, नाम बदल दिया गया और स्कीम का कुछ कुछ चीज़ें रूल्स रेगुलेशन चेंज की, जैसे कि मैंने बता दिया, पहले 100 दिन काम मिलता था मनरेगा में, अब आपको 125 दिन काम मिलेगा, ठीक है, एक साल में। तो 125 दिन काम मिलेगा, उसके लिए आपको लेबर कार्ड बनाना होता था। आपको मालूम है लेबर कार्ड, मेरे फादर भी बनाए हैं, मेरी मम्मी भी बनाई, मतलब माँ ही हम लोग बोलते हैं। मेरे भी बोल रहे थे कि आपका भी लेबर कार्ड बनाना है, मैं कहा हम लेबर कार्ड बनाएंगे, ठीक है, हम झूठ मूठ का लेबर कार्ड क्यों बनाएंगे भाई। ठीक है, तो मैं झूठ मूठ का पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अगर योग्य हूँ तो क्यों लूँगा, मैं राशन भी नहीं लेना चाहता हूँ अपने हिस्से का। यार मैं इच्छुक नहीं हूँ, मैं काम करके कमाना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फ्री में राशन पानी, ठीक है, फ्री में राशन पानी लेके क्या करूँगा मैं। योग्य हूँ, कमाऊँगा खुद से है, नहीं कमाऊँगा तो भूखे रहूँगा, लेकिन कमा के खाऊँगा, सरकार का भीख नहीं लूँगा मैं। ठीक है, चलिए, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, जो व्यक्ति इच्छुक है वही ये सब चीज़ें करें। अगर आप में साँस नहीं है तो फिर गवर्नमेंट से नाम मत कटाइएगा मेरे मोटिवेट कर देने से, ठीक है। चलिए, तो ये बात है कि ये पहले 100 दिन का देता था रोज़गार, अब 125 दिन का मिलेगा। मनरेगा का नाम बदल गया, पहले पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, भारत सरकार, लेकिन अब जो है 60% पैसा भारत सरकार देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट को लगेगा, राज्य सरकार को। इसलिए राज्य लोग विरोध कर रहा था, मनरेगा का नाम बदल गया, VB जी राम जी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला आ जाता है यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बातों को पॉइंट टू पॉइंट समझ रहे होंगे बहुत ही आसानी से अपने गांव देहात का भाषा में। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स या रूरल इकोनॉमी इन इंडिया। तो भारत की ग्रामीण की बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है, एक बताइए। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी है कि गांव में बेरोजगारी रहती है, दूसरी गांव में जागरूकता नहीं, उतना अशिक्षा है, ठीक है। और बता सकते हैं गांव में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, तंत्र विद्या, जादू टोना, इस सब में विश्वास किया जाता है, ये भी एक समस्या ही बोल देंगे, ठीक है। गांव के लोग शहर के लोगों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, परंतु फिर भी गांव के लोग क्या होते हैं, ज़्यादा मेहनती होते हैं गांव के लोग, परंतु वे कम साधन और आजीविका में ही जीवन यापन कर लेते हैं, ठीक। चलिए और भी बता दे दीजिएगा कि गांव के लोगों को शहर की तुलना के लोगों में, मतलब शहरी लोगों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, दैनिक दिनचर्या शहर की तुलना में गांव में लोगों का मुश्किल रहता है थोड़ा सा, ठीक है। शहर के लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, रूम के अंदर AC लगा रहता है, ये सब वगैरह, मतलब जीवन की सुख सुविधाएं शहरी लोगों को मिलती है लेकिन ग्रामीण लोगों को नहीं मिलती हैं, ठीक है। चलिए, पंचायती राज संस्था की भूमिका को
ग्रामीण विकास के संदर्भ में समझाइए। मैंने अभी बताया कि 3 स्तरों पे बांटा गया है, उसको बता दीजिएगा। उसके बाद जो रहता है बेसिक समस्याएं, स्वच्छ पानी, पेयजल, लाइट, ठीक है, और मनरेगा वगैरह, जॉब कार्ड बनाना, ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान आसान है, बाकी ऐप पे सब कुछ अपलोड है। ग्रामीण गरीबी के कारणों तथा उसे दूर करने के लिए सरकारी उपायों की विवेचना करें। ओके, ग्रामीण गरीबी क्या है, गरीबी के क्या कारण है तथा उसे दूर करने के लिए सरकारी उपाय कौन कौन से किए जा रहे हैं। तो मनरेगा इसमें प्रमुख है, ठीक। और इसके अलावा बहुत सारे योजनाएं चला रही है गवर्नमेंट, उन गवर्नमेंट की योजनाओं का नाम बता दीजिएगा। जैसे कि केसीसी है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नाबार्ड का योगदान बता दीजिएगा। अपने ज्ञान का प्रयोग आप यहीं पे कर सकते हैं, अंतिम दिन है ज्ञान का प्रयोग करने का, ठीक है। तो अपने ज्ञान का प्रयोग कीजिए। कब कीजिएगा जी अपने ज्ञान का प्रयोग? चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण विकास में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रूरल गवर्नमेंट एंड डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था की संरचना एवं ग्रामीण विकास उनकी भूमिका का वर्णन करें। एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्म वित्त एवं सहायता समूह। ये इसमें आपको महिला समिति के बारे में बताना है, ठीक है। माइक्रो फाइनेंस महिला समिति जो लोन देती है, ठीक है, इसका। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जो है ना कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि आपको लोन के लिए बार बार परेशान नहीं करेंगे। आप महीना महीना कम हुआ तो मन किया तो 1,000 जमा करेंगे किसी महीने, किसी महीना ज़्यादा हो गया तो 10,000 कर दीजिए जमा, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है कि EMI आपको इतना महीना का देना ही पड़ेगा, हर महीना 3,000 देना पड़ेगा, चाहे 10,000 देना पड़ेगा, नहीं। आप 2 महीना बाद दे सकते हैं पैसा, ठीक। एक किसी महीना कम ही दे सकते हैं, किसी महीना नहीं हुआ पैसा तो कोई बात नहीं, दूसरे महीना जो जोड़ के दे दीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए एक्स्ट्रा आपको नहीं लिया जाता है कुछ, ठीक है। तो ये सब बताना है। रूरल एग्रीकल्चर फिर आता है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताना है। तो देखिए बताइएगा कि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ऐप को तो खरीदे नहीं। भारत में कृषि प्रकारों एवं किसानों को वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। कृषि के कितने प्रकार हैं? तो रबी फसल, ठीक है, खरीफ फसल, रबी फसल। अच्छा, बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि क्या रबी फसल होता है, क्या खरीफ फसल होता है, क्या जायद होता है। रबी होता है, एक खरीफ होता है, एक जायद होता है, ठीक है। तीन ही आप ये समझिए, रबी, खरीफ और जायद। ये क्या है? रबी। रबी फसल जो ठंडे के दिन में बोया जाता है, जैसे अभी ठंडा का दिन है, क्या क्या बोया जाएगा जी? तो अभी सरसा साग, हम लोग सरसा साग, ठीक है, आलू लगाते हैं, सरसा साग लगाते हैं, गेहूँ, गेहूँ लगाते हैं, ठीक है। ये सब रबी की फसल है। इसके अलावा मटर छिमी, मटर लगाते हैं, ठीक है। और बूट झांगुर जो खाते हैं ना, यानी कि चना लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब रबी की फसलें हैं, रबी क्रॉप इंग्लिश में बोला जाता है। खरीफ क्रॉप में क्या क्या आएगा? जो खरीफ यानी कि जो वर्षा ऋतु में लगाते हैं। अब सोचिए वर्षा ऋतु में हम लोग क्या क्या खाते हैं? तो वर्षा ऋतु में मकई खाते हैं जी, मकई। पॉपकॉर्न खाते हैं, जोंडरा लावा, ठीक है। जोंडरा जिसको बोलते हैं, मकई बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, भुट्टा बोलता है। तो खरीफ में आ जाएगा आपका, ठीक, समझ गए। धान सबसे बड़ा चीज़ धान है खरीफ का। मकई हो गया, धान हो गया, ठीक है। और क्या दीजिएगा? दो ही को दीजिएगा, हालांकि और भी आता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और आपको जो भी याद आ रहा है बता दीजिएगा। और क्या क्या लगाते हैं? जनरली तो धान ही लगाते हैं और मकई लगाते हैं ना। अब जायद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जायद, जायद जो गर्मी के दिनों में लगाया जाता है, जैसे गर्मी का दिन अभी आने वाला है, ठीक। गर्मी के दिन में क्या लगाइएगा सागर भैया? तो खीरा खाओ, खीरा, ककुम्बर खाओ, तरबूजा खाओ, ककड़ी खाओ, लौकी खाओ, लौकी मतलब लोवा, ठीक है। तो यही सब ये जायद हैं जो गर्मी के दिनों में लगाए जाते हैं, समझ गए। चलिए, एक होता है नकदी फसल। ये नकदी फसल क्या होता है? नकदी फसल ये भी जान लीजिए। नकदी फसल जो व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, जैसे कतारी लगाना। अपने खेत में पूरा का पूरा कतारी लगा देंगे तो थोड़ी ना आप उतना कतारी खाने वाले हैं। कतारी मतलब गन्ना, बताओ ना गोरी हम सब गन्ना निकाल दिया ना, गन्ना समझ गए ना। चलिए गाना नहीं गाएंगे, बहुत रफ है ना। तो नकदी फसल जो व्यापार के दृष्टि से किया जाता है, जैसे गन्ना हो गया। इसके अलावा बहुत से लोग ना इसका खेती करता है, क्या बोलते हैं उसको, तंबाकू की खेती करता है। खैनी जो खाते हैं आप, ठीक है, तनी खैनियों खाई लेवती है। तो खैनी जो खाद लेती ना, वो क्या है? वो आपका नकदी फसल है। चलिए उसके बाद फिर बता दीजिएगा कि बड़े किसान रहते हैं, ठीक है, जीवन निर्वाह वाले किसान रहते हैं, सीमांत किसान रहते हैं। सबसे पहला जीवन निर्वाह वाले किसान, ठीक।
जीवन यापन करने वाले किसान, छोटे किसान या गरीब किसान। दूसरा फिर बता दीजिएगा, भूमिहर मजदूर सबसे नीचे आएगा, फिर निर्वाह किसान, फिर आएगा सीमांत किसान, और सबसे ऊपर में आएगा बड़े किसान। ठीक, बड़े किसान नौकरी फेल इसके सामने रे भाई। ठीक है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, करोड़ों नहीं तो लाखों रुपया तो होता ही है, महीने का 10-15 लाख हो ही जाता है, सॉरी 1 साल का। ठीक है, नेक्स्ट, कृषि वित्त की आवश्यकता। कृषि वित्त की आवश्यकता मतलब जब आप एग्रीकल्चर करते हैं तो लोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका क्या है ये बताना है। नेक्स्ट, अगला जाता है, ग्रामीण जनसंख्या की संरचना एवं वृद्धि के प्रमुख लक्षणों को बताइए कि गाँव के लोग जनसंख्या कैसी रहती है, वहाँ के लोग आयु कैसा रहता है, कद कैसा रहता है, और क्यों ये शहर छोड़ के, गांव छोड़ के शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, कारण बता दीजिएगा। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अगर, मैं तो सोचता हूँ कि यार गांव साइड में अगर यूनिवर्सिटी होता है ना तो उधरे रहते हैं, लेकिन गांव में नहीं ना हो पाएगा ये सब चीज़। चलिए, हर आदमी के लिए गांव में रहना पॉसिबल नहीं है, जैसे अगर आप कुछ बड़े विचार लिए हैं तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा गांव। हालांकि गांव नहीं छोड़ूंगा, जाते रहूँगा। ठीक है, गाँव तो जाते रहूँगा यार अपना। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति क्या है, कम साक्षरता वाले होने के क्या कारण है। तो गांव का लोग मैक्सिमम सरकारी स्कूल जाता है। खुद मैं सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ, मैंने खुद आंगनबाड़ी से पूरा एमए तक हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है, सरकारी स्कूल के माध्यम से। ठीक है, और मैं इंग्लिश जो है आफ्टर 12th ही पढ़ना शुरू किया था। ऐसा नहीं कि मैं सीबीएसई बोर्ड पढ़ा हूँ, नहीं, कंप्लीट हिंदी मीडियम जैक बोर्ड। इंग्लिश पढ़ना मुझे आता नहीं था। ठीक है, ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश पढ़ना सीखा। ग्रामीण गरीबी एवं ग्रामीण बेरोजगारी की प्रगति तथा सरकारी उपायों की व्याख्या करें कि गांव में बेरोजगारी गरीबी क्या है, तो रोजगार का साधन नहीं है। ठीक है, और फिर खर्चा, गांव के लोग 2, 3, 4, 5 बच्चे कर लेते हैं और परवरिश नहीं कर पाते हैं, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है पैसा का। ठीक है, चलिए, तो ये सब बताना है। 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से, थोड़ा सा डिटेल में। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, प्रमुख आर्थिक विशेषताएं कौन कौन सी, ये बताना है कि गांव के लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो उसको अनदेखा करने लगते हैं। ठीक, पैसे की कमी के कारण। ठीक, निम्न आय वाले होते हैं, बेरोजगार होते हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से नहीं हो पाती है। पूरा डिटेल में बताया गया है यार। नेक्स्ट, जनसंख्या बढ़ना, गरीबी। जहाँ गरीबी रहेगा वहीं जनसंख्या बढ़ेगा ज़्यादा। आपको मालूम है ना, अमीर लोग 1-2 बच्चा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन गाँव का लोग भगवान का देन है यार, होने दो, अल्लाह के देने जी ठीक है, तो भगवान का देन है या अल्लाह के देन है वो सब मत कीजिए। ठीक है, इफ़ यू आर कैपेबल देन 2-3 कीजिए, अगर आप कैपेबल नहीं है, परवरिश करने की वजह नहीं है, तो अल्लाह का देन और भगवान का देन बंद कीजिए, 2 में ही संतुष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, इन फ्यूचर आप लोग भी पेरेंट्स बनेंगे 1-2 साल बाद, 5 साल बाद तो बन ही जाएंगे। मैं भी इस साल या अगले साल शादी कर लूँगा, 25 का हो जाऊँगा। और ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका की विवेचना करेंगे। ग्रामीण समाज में ग्रामीण संरचना कैसी होती है, कैसे लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्या क्या पाया जाता है गाँव में। ठीक है, चलिए, ये सब बताया गया। प्रमुख तो आपका वही है, और जाति व्यवस्था भी है, ये सब बता दीजिएगा। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, पूरा एकदम गांव का ही माहौल आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ग्रामीण शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा भारत में पंचायती राज संस्था की भूमिका का ग्रामीण विकास के संदर्भ में विस्तार से आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्तीय एवं स्वयं सहायता समूह के बारे में, मतलब वही सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला समिति, क्या योगदान करती है ग्रामीण विकास के डेवलपमेंट में, ये बताना है। ठीक है, और प्रोसेस अगर आप गांव से होंगे तो आपको मालूम होगा, सारा डिटेल में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत में कृषि की भूमिका का विस्तृत विवेचन करें, सफल घरेलू उत्पाद, रोजगार और ग्रामीण जीवन पर इसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भूमि सुधार, कृषि वित्त तथा कृषि विपणन की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ग्रामीण विकास में इनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। और एक चीज़ बता देना हूँ कि अब आप लोग ग्रेजुएट होने वही वाले हैं, तो अब जो है ना, ये मत सोच लीजिएगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। यहाँ पे भारत में ज्ञानी लोगों की कमी नहीं है, आपके अंदर क्या स्किल है ये चीज़ देखिए। तो इस बात से मत सोचिएगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ तो मैं ये छोटा काम करूँ, नहीं। आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अब आप 21 साल प्लस ही होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, शायद ही कोई होंगे जो 21 साल से कम होंगे,
नहीं तो हर कोई 21 साल से प्लस है, आप अपना आजीविका का साधन खोजें, लाइवलीहुड। कम से कम आपको इतना इनकम करना ही चाहिए, चाहे आपके बाप कितने भी बड़े अमीर हों, ठीक है, सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन आपको कम से कम इतना कमाने का प्रयास करना चाहिए कि आप जो है अपना खर्चा निकाल सकें, ठीक है। और ये ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, नहीं। ग्रेजुएट हुए हैं, भारत में ग्रेजुएट होना सिर्फ सिर्फ इस बात की निशानी है कि आप जो है समाज को जानने के योग्य हो गए हैं, ठीक है। आपने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन मतलब, ठीक है। आप में जागरूकता आ गई है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब के योग्य हो गए हैं। गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, ठीक है। 1% संभावना है कि आपका लगेगा, 99% संभावना है नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपको जब मालूम है कि 1% ही संभावना है, जिस रास्ते में 1% संभावना है कि हम बचेंगे, 99% संभावना है कि आप नहीं बचेंगे, ठीक है, इस रास्ते में चलेंगे तो फिर भी उस रास्ते में चलते हैं लोग। चलिए, चलते हैं, अच्छी बात है, 2 साल दीजिए टाइम, 2 साल चल के देखिए। अगर 1% में आप भी आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो छोड़ दीजिएगा, कोई ना कोई रोज़गार कर लीजिए। और जो लोग पहले से पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, वो लोग कोई ना कोई दूसरा रोज़गार करें, क्योंकि आप जितना टैलेंटेड होने जाएंगे ना, उतना टाइम बर्बाद होगा आपका। और मुझे लगता है कि सक्सेस बहुत कम लोग कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर भीड़ में शामिल होना चाहते हैं तो जाइए। हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट जॉब का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा बिजनेस से, व्यापार से, ठीक है। आपका खुद का कला दिखाइए, जो भी आपका है हाथ का कारीगर वो कीजिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं ना, तो अब आप समाज को जानने के योग्य हो गए हैं, इच्छुक हो गए हैं, ठीक है। आपको एक तरह से सेंसेबल पर्सन समझा जाएगा आप, ठीक है, कि आप में सोचने समझने की शक्ति आ गई है, डेवलपमेंट की शक्ति आ गई है, विवाह के भी योग्य होने जा रहे हैं आप। तो इसलिए मैं बोलूँगा कोई ना कोई काम खोज लीजिए। और अगर गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी करना है तो कुछ काम खोज लीजिए और काम के साथ तैयारी कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए यार, अभी जवान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। भारत में ग्रामीण जनसंख्या की संरचना, वृद्धि तथा कार्यशील जनसंख्या की स्थिति का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आता है आपको तो बनाने आते ही गया होगा, अंतिम पेपर है, अब क्या ही मैं बोलूँगा, ज़्यादा ज्ञान देना नहीं चाहिए ना। ये क्वेश्चन है, और कौन कौन सा क्वेश्चन है दिखा देता हूँ, ख़त्म हो गया, इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट एग्ज़ाम। एंड इसके बाद खुल के जिए ज़िंदगी को, ओके। गवर्नमेंट जॉब के भरोसे जाइएगा तो थोड़ा मेंटल प्रेशर होगा, 2 साल देखिए अगर आपका तैयारी करने का मन है तो, ठीक है। लेकिन जब भी कीजिएगा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िए, डायरेक्ट तैयारी कीजिए फुल डेडिकेशन के साथ। होता है तो ठीक, नहीं तो भाऊ हाथ जोड़ो और निकलो वहाँ से, ठीक है। रास्ता खाली करो, कोई काम धाम करो और फैमिली का सपोर्ट कीजिए अपना। थैंक यू दोस्तों, बाय, जोहार।